हाय दिस इज मतीन रंजन, you're watching our YouTube चैनल अंजन ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लेके आए बजट, जो कि बोर्ड एग्जाम में वेटेज रखता है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट पास और टू गेट मोर नंबर। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आसानी से समझा जा सकता है, कुछ समझने वाली बातें हैं इसमें, और एक क्वेश्चन है सीधा सीधा रटने वाला, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले समझने वाले चीजों को देख लेते हैं। व्हाट इज बजट? तो आपने देखा होगा 1 फरवरी को, 1 फरवरी या 1 मार्च को आता है, मैं भूल चुका हूँ। हमारे देश का बजट हर साल आता है 1 मार्च को या 1 फरवरी को आता है, आई डोंट नो, कमेंट कीजिएगा मुझे। तो वो बजट जो आता है, उस बजट में बताया जाता है कि साल भर में, देखिए आम आदमी का बजट जो होता है दिस इज डिफरेंट एंड गवर्नमेंट का बजट डिफरेंट होता है। हमारा बजट हम बोलते हैं यार हम ये खर्चा नहीं कर सकते बिकॉज हमारे बजट में नहीं है, बिकॉज हम अपनी पहले इनकम देखते हैं कि हमारी इनकम इतनी है 10,000, तो उसके हिसाब से हम खर्चा कितना कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से देखती है इसको। गवर्नमेंट क्या करती है, पहले अपने खर्चे देख लेती है कि कहां कहां से उसको कितने कितने खर्च करने हैं, मतलब साल भर में उसे कितने खर्चे करने हैं, और फिर उसके हिसाब से उसको इनकम कहां से बटोरनी है, वो सारी चीजें बजट में देखी जाती है। तो सरकार क्या करती है, पहले खर्चे देखती है, उसके बाद उसके इनकम का सोर्स को तलाशती है। तो व्हाट इज बजट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, बड़ा इजी है। An annual statement showing item wise estimates। Annual statement, एक एनुअल स्टेटमेंट मतलब साल में एक बार बनाया जाता है। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स, आइटम वाइज एस्टिमेट्स देखे जाते हैं इसमें रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के, ठीक है। आइटम वाइज एस्टिमेट्स मतलब इसमें कुछ आइटम एस्टिमेट्स रहेंगे आपके रिसीट्स के और कुछ एक्सपेंडिचर के, कुछ इनकम और कुछ खर्चा रहेगा। ओके, लेट इट क्लियर। अगेन स्टार्ट। हाय दिस इज मतीन रंजन, यू आर वाचिंग आवर YouTube चैनल अंजन ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लेके आए एक नया चैप्टर जिसका नाम है बजट। बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज जो रहता है वो होता है 6 मार्क्स का। होता क्या है बजट में आपको बता दूं। आम आदमी जब बजट बनाता है तो बोलता है यार कि कोई भी चीज जब वो खरीदने जाता है तो बोलता है हमारे बजट में नहीं है, बिकॉज वो देखता है कि उसकी इनकम 40,000 है तो उसके हिसाब से वो खर्चे करता है। सरकार बिल्कुल उल्टा करती है। सरकार क्या करती है, पहले खर्चे कर लेती है कि साल भर में कितना खर्चा करना है, इतना रेलवे में खर्चा करना है, इतना इंडस्ट्री में खर्चा करना है, इतना एग्रीकल्चर में खर्चा करना है, इतना डिफेंस में खर्चा करना है। ये सारे खर्चे करने के बाद देखती है अब इसके हिसाब से इनकम कितनी कलेक्ट करनी है। तो सरकार के बजट का क्या डेफिनेशन है वो आइए हम देखते हैं। सरकार के बजट का डेफिनेशन है एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में टोटल हमें कितना इनकम मिलेगा और कितना खर्चा होगा, ये दो चीज को एक एनुअल स्टेटमेंट में लिखना ही कहलाता है बजट। तो हमें दो चीज यहाँ पे सीखनी है बस, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर में पहले देखते हैं रिसीट्स क्या होता है। व्हाट इज रिसीट्स? बिना देर की बताता हूँ। रिसीट्स दो तरह का होता है, पहला होता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स जो होता है इसका मतलब, पहले तो रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंस क्या होता है। रिसीट्स का मतलब पैसा आना, पैसा आएगा कहां से, इनकम के सोर्सेस कौन कौन से होंगे। तो इनकम के सोर्सेस जो है आपके दो तरह के होंगे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब देखिए कभी भी पैसा आएगा तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, या तो आपको कोई एसेट बेचनी पड़ेगी, या तो आपको कोई एसेट बेचनी पड़ेगी, या तो कोई लायबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी। या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट बिकेगी। आपको पैसे चाहिए 10 करोड़ रुपए, आप क्या करोगे बताओ? या तो अपने घर का कोई सामान बेच दोगे या घर ही बेच दोगे, या तो किसी से लोन ले लोगे। ये दोनों ही तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। बट बिना कोई एसेट लूज किए या बिना कोई लायबिलिटी इनकर किए अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। अगर एसेट और लायबिलिटी डिस्पोज या इनकर करने के बाद पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। अगर इसके बिना ही आपको पैसे मिल जाते हैं तो इस पैसे के रिसोर्सेज को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स कितने टाइप के होते हैं? तो रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू आपका क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू मतलब सरकार कैसे पैसा ले सकती है, बिना एसेट कम की और बिना लायबिलिटी बढ़ाए कैसे पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार के पास दो तरीके हैं, या तो वो क्या करे, टैक्स लगा दे,
या तो बिना टैक्स के भी बहुत सारे फंडे हैं। तो पहले टैक्स को समझ लेते हैं, सरकार कितने टाइप के टैक्स लगाती है। आजकल बहुत आपने सुना होगा यार, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स। तो एक्चुअली में मोटा मोटी तौर पे टैक्स दो ही तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में? एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स दे आर लेविड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जो इंडिविजुअल और कंपनीज के ऊपर लगाए जाते हैं उन टैक्सेस को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं जो लगाए जाते हैं, दे आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इट कांट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मतलब जिसके ऊपर ये लेविड होता है, जिसके ऊपर ये बर्डन होता है, उसी को वो पे भी करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, ये शिफ्ट किया जा सकता है, लेविड किसी और के ऊपर होगा, पे कोई और करेगा। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये प्रोग्रेसिव नेचर का रहता है, मतलब कि कम इनकम वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसा अभी बोल दिया गया है कि 12 लाख तक जो लोग कमा रहे हैं उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, और जितना जिनकी इनकम बढ़ती जाएगी उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर ये मार्कर जो है ये 20 रुपए का मार्कर आता है, अगर कोई गरीब आदमी खरीदे या कोई अंबानी खरीदे, दोनों से सेम तरीके से ही टैक्स लिया जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये भी है कि जो नेसेसिटी की चीजें होंगी उन पे कम टैक्स लगाया जाएगा और लग्जरी गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस जरूर याद कर लें, और ये है टैक्स रेवेन्यू। हम लोग ने स्टार्ट किया था यार कि बजट जो होता है एनुअल स्टेटमेंट होता है साल भर होने वाले रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का, और रिसीट्स का मतलब होता है, रिसीट्स दो ही तरीके से लाई जा सकती है, या तो असेट कम करो या तो लायबिलिटी बढ़ाओ। लेकिन अगर बिना असेट कम किए और लायबिलिटी बढ़ाए भी अगर पैसा आ जाए तो उस रिसीट्स को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स, और अगर असेट घटाने पर और लायबिलिटी बढ़ाने पर पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन टैक्स रेवेन्यू। व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है आपका? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जहां पे सरकार टैक्स नहीं लगा रही है बट पैसा कलेक्ट कर रही है। तो सरकार के पास टैक्स के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से सरकार क्या कर सकती है, पैसा कलेक्ट कर सकती है। व्हाट आर दोस सोर्सेस? सो वी विल टॉक अबाउट दोस सोर्सेस जहां से सरकार बिना टैक्स के पैसे कलेक्ट कर सकती है। सबसे पहले लिखा हुआ इंटरेस्ट। सरकार को भी इंटरेस्ट मिल सकता है। क्या पता सरकार ने किसी स्कीम में, किसी बॉन्ड में, किसी जगह पे इन्वेस्ट किया और उस पे उसको रिटर्न मिल रहा हो, या फिर किसी को लोन दिया और उस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा हो। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ये सरकार को कैसे मिलेगा? सरकारी बहुत सारी कंपनी होती है, आपने नाम सुना होगा सरकारी कंपनी का, एनटीपीसी है, गेल है, सेल है, भेल है, बहुत सारी कंपनी है। अगर इनको फायदा होता है तो ये सब कहां पे जाएगा? ये भी सरकारी बजट में ही जाएगा। तो प्रॉफिट्स मिल सकता है, डिविडेंड्स मिल भी सकता है, क्योंकि सरकार ने किसी और कंपनी के शेयर अगर खरीदे हो तो उसको उनको रिटर्न भी मिल सकता है। तो फीस जो होता है आपका, फीस का मतलब होता है कोर्ट फीस। इस तरह से अगर आपसे ली गई है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी इस तरह से फीस चार्ज करती है, रजिस्ट्रेशन फीस, कोर्ट फीस। जब भी आप कोई काम ऐसा करवाते हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, जमीन खरीदते हो, तो उसमें आपसे फीस वो क्या कर लेती, चार्ज कर लेती है। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। लाइसेंस फीस, सरकार बहुत सारी चीजों में लाइसेंस लगाती है, मतलब परमिशन देने के लिए। जैसे आप अभी 18 साल के हो जाओगे, मोस्टली लोग हो चुके होंगे, वो जब लाइसेंस बनवाएंगे अपना व्हीकल चलाने का तो भी उनसे कुछ नॉमिनल चार्जेस लिए जाएंगे। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीजें जिनके परमिशन के लिए लाइसेंस लेनी पड़ती है, तो उसके लिए लाइसेंस फीस मिलता है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, अगर आप कोई लॉ को तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टीज या फाइन्स लगाए जाते हैं। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट को कभी कभी दूसरे देशों से ग्रांट्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह के ग्रांट्स मतलब ऐसी चीज जिसको वापस से लौटाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू और भी है, लेकिन आपको पता चल गया होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, बट वो टैक्स नहीं है। टैक्स से रिलेटेड रेवेन्यू दो ही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ इट्स टाइम फॉर कैपिटल रिसीट्स। व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स? तो कैपिटल रिसीट्स के अंदर आ जाता है वो सारी चीजें जिसके वजह से असेट या तो कम हुई हो या तो लायबिलिटी बढ़ी हो। तो इसमें सबसे पहले आया था आपका बोरोविंग। तो बोरोविंग जो होता है वो आपका किसी से पैसा लेना,
अब देखिए ग्रांट्स एंड बोरोइंग में डिफरेंस है। ग्रांट्स का मतलब आपको पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, यू नो नीड टू रीपे द मनी, बट इन द केस ऑफ बोरोइंग आपको पैसे क्या करने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। आपने पैसा किसी से भी लिया हो, वर्ल्ड बैंक से लिया हो, आईएमएफ से लिया हो, आरबीआई से लिया हो, किसी से भी पैसा लिया हो, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न द मनी। तो बोरोइंग में आपको पैसा लौटाना पड़ता है। रिकवरी ऑफ लोन जो है आपका, अगर आपने किसी को लोन दिया था और वो वापस आ रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका एसेट कम हो जाएगी, क्योंकि लोन देना एक तरह से एसेट कहलाता है। तो लोन लेना या लोन वापस, लोन किसी से लिया या फिर लोन जो दिया था उसको वापस ले लिया, ये दोनों ही आपके कैपिटल रिसिट्स हैं, या अदर और किसी टाइप की रिसिट जिसमें या तो एसेट कम होती है या तो लायबिलिटी बढ़ती है। तो दिस इज द थिंग जिससे हम लोगों ने अभी तक देखा कि यार रेसिट्स क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर क्या होता है। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। तो बात करते हैं बजट रिसिट, बजट एक्सपेंडिचर की। रिसिट्स की बात कर ली हम लोगों ने। अब खर्चा क्या होता है, तो यार खर्चा जो होता है वो या तो आप कैसे होगा खर्चा, या तो आपकी एसेट बढ़ेगी, आप कोई चीज खरीदोगे तो खर्चा होगा, या तो लायबिलिटी का पेमेंट कर दोगे तो खर्चा होगा। लायबिलिटी खत्म कर दिया या तो एसेट बढ़ा लिए, ना ही आपने एसेट बढ़ाई ना ही लायबिलिटी कम की फिर भी खर्चा हो गया। ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है? जैसे आपको भूख लगी, आप समोसा खा लिए, इससे कोई एसेट क्रिएट हुई? नहीं। इससे कोई लायबिलिटी रीपेमेंट हुई? नहीं। फिर भी ये खर्चा? यस। This kind of small expenditure is called revenue expenditure, which does not create any asset nor dispose any liability. तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? पेमेंट ऑफ सैलरीज, गवर्नमेंट अधिकारी जो है उनको सैलरीज पे कर दी, या एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे जो खर्चा हुआ उसे पे कर दिया, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज और ग्रांट्स टू स्टेट। किसी भी चीज पे खर्चा किया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से डिफेंस को, हेल्थ के ऊपर खर्चा किया, या ग्रांट्स दे दी स्टेट को, ग्रांट्स दी है, लोन नहीं दिया है, जिसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां पे एसेट क्रिएट हो रही है, रोड्स बनवा दिए, रेलवे स्टेशन बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, मशीनरीज खरीद ली, जो बोरोइंग की थी उसको रीपेमेंट कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, इससे लायबिलिटी आपकी रीपेमेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन सब चीज से क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगी, या तो एसेट बढ़ रही है तो लायबिलिटी कम हो रही है। तो हमने बता दिया व्हाट इज बजट। बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ आइटम वाइज एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स। रिसिट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू के अंदर भी हमने बताया टैक्स और नॉन टैक्स होता है। फिर उसके बाद हमने बताया जो आपका एक्सपेंडिचर होता है वो भी दो तरह का होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो इसमें ये है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज बजट, हमने पढ़ लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट्स। अब हम लोग को पढ़ना है डेफिसिट। डेफिसिट का क्या मतलब होता है? डेफिसिट का मतलब हिंदी में होता है घाटा। तो डेफिसिट में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि यार रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिट मतलब जितना भी पैसा हमें मिलता है, रेवेन्यू रिसिट क्या होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसकी वजह से ना ही कोई एसेट और ना ही कोई लायबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। रिसिट होता है लेकिन कोई लायबिलिटी बढ़ती नहीं है, कोई एसेट कम नहीं होती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हम लोगों ने बता दिया था, बिना किसी एसेट एंड लायबिलिटी को नुकसान पहुंचाए जब हम खर्चा करते हैं तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिट जब हमारी जो है यानी इनकम, इनफ्लो, पैसा आया आपका, कैसा कम पैसा आया। मान लीजिए आपका 1000 करोड़ कलेक्ट हुआ टैक्स से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, गिफ्ट से, पेनाल्टी से, फाइन से, बट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया आपका, आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया सैलरी पे करने में और सब्सिडीज देने में, एक्स्ट्रा कुछ चीजें देने में, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, लाडली योजना में 1200 बांटने में, तो ये 1200 करोड़ का नुकसान हो गया। तो खर्च, इनकम आई 1000, खर्चा हो गया 1200, तो ये कहलाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट 200 का। बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं होती रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब यार आप कमा रहे हो 40,000 और खर्च कर रहे हो 50,000, दैट इज नॉट राइट वे टू लीव।
अगर आप ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है बाकी का 10,000 एक्स्ट्रा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कुछ लोन लेना पड़ेगा या तो कोई एसेट बेचनी पड़ेगी, मतलब आपको अपने कैपिटल रिसोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पहले तो ये बताता क्या है, इसका इम्प्लीकेशन होता है, कभी कभी पूछ लेता है इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इम्प्लीकेशन क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। तो इट शोज गवर्नमेंट इनेबल टू मीट रेगुलर एक्सपेंडिचर, वो रोज के खर्चों को कलेक्ट करने में इनेबल है, केपेबल नहीं है। आप देखिए, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, क्या सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में चल रही है, तो बहुत ही गलत कर रही है। अब इसके लिए क्या हो रहा है, इसका मतलब ये इट आल्सो शोस गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल एसेट्स। अब ये जो खर्चा हुआ है इसका भरपाई कहां से करना पड़ेगा, कैपिटल रिसिट से करना पड़ेगा, ये भी ये बतला रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है इससे बचना है तो आप दो ही चीज कर सकते हो, हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स वार्निंग। अगर आपको बचना है, एक तरह से ये सॉल्यूशन है उसका, अगर आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हो, ईदर अपने या तो खर्चे कम करो या तो रेवेन्यू बढ़ाओ। तो सरकार अपने खर्चे तो कम नहीं करती है, वोट पाने के लिए वो लाडली योजना या उज्ज्वला योजना ऐसे बहुत सारी योजनाएं लाती है और इससे कोई एसेट और लायबिलिटी में फर्क पड़ता नहीं है। तो ये तो आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो सरकार इन खर्चों को तो घटाती नहीं है, वो रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश करती है, मतलब हमारे टैक्सेस बढ़ा देती है, जिससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, बट आम आदमी का जो पॉकेट होता है वो और ढीला हो जाता है। नाउ द अदर इज फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल खर्चे जो है आपके, टोटल खर्चे जब टोटल रिसिट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। टोटल खर्चे मतलब रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों मिला के टोटल खर्चे जब आपके टोटल रिसिट से ज्यादा हो जाए, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़ के, यानी कि आपने टोटल खर्चा कर दिया कितना, 10,000 करोड़ का मान लो, और टोटल रिसिट्स आपके पास 8,000 करोड़ ही है, तो आप कैसे पेमेंट करोगे? नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि आपको 2,000 करोड़ का क्या ले लेना चाहिए, 2,000 करोड़ का आपको लोन ले लेना चाहिए। यू शुड हैव टेकन लोन ऑफ ₹2,000 करोड़। तो एक्चुअली में फिस्कल डेफिसिट आपको बताता ही है कि आपको कितना लोन लेने की जरूरत है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड बाय योर नेशन टू बोरो, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इस चीज को बताता है। इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे। कैसे डेट ट्रैप में फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि यार आप इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप 2,000 करोड़ का लोन लोगे। अब ये 2,000 करोड़ का जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट आएगा, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो वापस से कहाँ चल जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फिर से एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो आप कैपिटल रिसिट का इस्तेमाल करोगे, मतलब लोन लोगे। लोन लोगे, पिछले लोन को चुकाने के लिए अगला लोन लोगे, और इस तरह से आप एक लोन के सर्कल में फंस जाओगे। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अगर लोन लेते हो तो देश में जो होता है मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है, मनी सप्लाई जैसे ही ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे आपका इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ जाएगा। फॉरेन डिपेंडेंस, जिस भी देश से आप लोन लेते हो उस पे आपको, वो आपके ऊपर बहुत सारी शर्तें रखेगा। जैसे आपने आईएमएफ से लोन लिया था, आईएमएफ से लोन लिया था आपने, और आईएमएफ ने आपको $7 बिलियन का लोन दिया था, बदले में आपको शर्तें रखी थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ा था आपको, एलपीजी। तो बहुत सारे आपको क्या होना पड़ता है, डिपेंडेंट भी होना पड़ता है, विच इज नॉट गुड। हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ को भी हैम्पर करता है। आपका फ्यूचर जो है, अगर फ्यूचर वालों के लिए आप इतना लोन छोड़ के जाओगे तो वो लोन चुकाते ही रह जाएंगे और बाकी की चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपका टोटल रेवेन्यू खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिट से, रेवेन्यू खर्चा ज्यादा है रेवेन्यू रिसिट से, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। टोटल खर्चा ज्यादा है टोटल रिसिट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसे नोट डाउन कर ले, आगे बता रहे हैं। So the last topic is प्राइमरी डेफिसिट। थोड़ा सा बच गया था, डेफिसिट में बता दूं मैं, पहला रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा, फिर फिस्कल डेफिसिट पढ़ा। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इट मींस एक्चुअल अमाउंट ऑफ बोरोइंग रिक्वायर्ड, कितने की बोरोइंग चाहिए। फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग ही होता है, उसमें से अगर इंटरेस्ट घटा दो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इंटरेस्ट, ओनली अमाउंट ऑफ बोरोइंग कितना चाहिए। अगर हमें 1,000 करोड़ की जरूरत है और उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है तो 1,100 करोड़ लेना पड़ेगा।
तो आपका फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है 1100 करोड़। इंटरेस्ट के साथ लोन लेने की कितनी जरूरत है और विदाउट इंटरेस्ट का कितना लोन लेना है, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो ये होता है खत्म डेफिसिट का टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक बचता है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बजट बनाया जाता है। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जब बजट आता है तो उसमें ये सब सोचा जाता है कि यार ये सारी चीजें फुलफिल हो। सबसे पहले बजट में ये सोचा जाता है कि इनकम इनक्वालिटी रिड्यूस हो। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज मतलब इनकम इनक्वालिटीज, क्योंकि बजट में हम लोग बताते हैं कि इस साल टैक्सेस कितने लगने वाले हैं, तो हम रिच पीपल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं और उन टैक्सेस का इस्तेमाल करते हैं पुअर पीपल्स के लिए स्कीम बनाने के लिए, जैसे कि उज्ज्वला योजना और लाडली योजना और बहुत सारी योजनाएं रहती हैं। इसके बाद बजट का दूसरा मेन काम ये भी होता है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लेके आता है, अगर देश में महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर थोड़ा कम कर देता है ताकि डिमांड थोड़ी क्या हो जाए, कम। और अगर देश में डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, जस्ट उल्टा चल रहा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देता है, बजट में दिखा देता है कि हम इस बार घाटे का बजट बनाने वाले हैं, डेफिसिट बजट बनाने वाले हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है यार कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब देश की जीडीपी को बढ़ाने में क्या मदद कर सकता है बजट। तो बजट क्या करता है, टैक्स रिबेट्स देता है बहुत सारे, जिससे अगर कोई नया वेंचर स्टार्ट करने वाला है, कोई कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहा है जैसे कि जिससे लोगों को और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, तो ऐसी चीजों पर ज्यादा से ज्यादा रिबेट्स दिए जाते हैं। ऐसा कोई वेंचर है जिसपे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और किसी जगह का कोई रिमोट एरिया में कुछ खोलना चाहता है तो उसको टैक्स रिबेट्स दिए जाते हैं। सेविंग टूल्स भी बताए जाते हैं कि इस साल कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं आई है जिसमें आप अपना पैसा डाल सकते हो ताकि अच्छा खासा आपको रिटर्न मिले और आपका पैसा सेफ भी रहे। तो ये सारी चीजें बताई जाती है इकोनॉमिक बजट में ही बताई जाती है, कौन से नए सेविंग टूल्स आए हैं, कौन कौन सी स्कीम्स पे टैक्स रिबेट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से वेंचर्स पे। रीजनल डिस्पैरिटीज को कैसे रिड्यूस करता है, आप देखे होगे यार हमारे देश के एक स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश, दूसरे स्टेट का नाम है चेन्नई। अब चेन्नई बहुत आगे बढ़ गया है, हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे रह गया। तो अगर हिमाचल प्रदेश में कोई अपने फैक्ट्री लगाता है तो उनको बहुत सारे कंसेशन, बहुत सारे रिबेट्स, बहुत सारी सब्सिडी अवेलेबल करवाई जाती है, ताकि दोनों ही जो हिली एरियाज है, जो रिमोट एरियाज है, वो भी ऊपर जाए। और ऐसा ना हो कि एक स्टेट बहुत आगे चले गया, एक स्टेट बहुत पीछे रह गया। तो सरकार दोनों को बराबर बनाए रखने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है किस पे, बजट में। और पहला वाला बच गया रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसका मतलब होता है रिसोर्सेस को इस तरह से बांटना ताकि सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सके। इसमें क्या किया जाता है, वो सारी चीजें जो समाज के लिए हार्मफुल है, जैसे सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, उन सारी चीजों पर ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं। और जो चीज समाज के वेलफेयर के लिए बनाई जा रही है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, विलेज इंडस्ट्री हो गई, खादी इंडस्ट्री हो गई, तो उन पे सब्सिडी दी जाती है। और सरकार देखती है कि अगर जो भी चीज समाज के लिए बहुत ही जरूरी है और उसको कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, तो उसको सरकार खुद डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से बजट में हम लोग रिसोर्सेज को रिलोकेट करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट भी आ सकता है, बहुत ही कम चांसेस है, बट इनमें से ही किसी एक पॉइंट को पूछ सकता है, बताइए गवर्नमेंट बजट से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आती है, या रीजनल डिस्पैरिटी कैसे रिड्यूस होती है, रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे है वो, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है और ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये पूरा चैप्टर जो है बजट का वो 6 नंबर का है। जो हम लोगों ने वो बताया रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसे आप कर लेंगे। ये चैप्टर होता है खत्म, 6 नंबर का है। प्लीज आप इसे अच्छे से देख के जाएं अपने एग्जाम के लिए। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।